एंजाइटी को लेकर एक बड़े इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी दूंगा। एंटीसिपेटरी एंजाइटी क्या होती है और उसे दूर करने के क्या तरीके हैं, इस बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। अब एंजाइटी तो आपने सुनी होगी, कई तरह की होती है। जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है, मतलब पेशेंट को बिना बात के किसी भी टाइम एंजाइटी हो सकती है, कोई बड़ा स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। कई बार छोटी बड़ी चीज़ों से एंजाइटी हो जाती है, पूरा दिन एंजाइटी बनी रहती है, मन में ओवर थिंकिंग चलती है, बॉडी में कुछ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। इस तरह की एंजाइटी को जनरलाइज्ड एंजाइटी कहते हैं, मतलब ये हर सिचुएशन में जनरलाइज हो गई है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही आएगी, जनरलाइज्ड है, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में पेशेंट घबरा सकता है, डर सकता है। फिर आपने सोशल एंजाइटी का नाम सुना होगा, मतलब जो सोशल कंटेक्स्ट में आती है। किसी लोगों से बात करते हुए लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनाएंगे, लोग मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ पकड़ लेंगे जिससे कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, या लोग मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस तरह से लोगों के बीच जाने पर जब घबराहट, चिंता हो, तो सोशल एंजाइटी है। इसी तरह से कई सारे फोबियाज होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर भी होता है। तो ये तो होती है सब टाइप्स ऑफ एंजाइटी जो लोग अलग अलग सिचुएशन की वजह से फेस करते हैं। पर इसी के परे जिन लोगों को लंबे समय से एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनमें अक्सर इस एंजाइटी को झेलने की वजह से काफी सारे डर बन जाते हैं कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकला तो मेरे को चक्कर आ सकता है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, या अपने क्लासरूम में जाना है, या अपने जॉब प्लेस पर कहीं जाते हैं वहां जाना है, वहां कहीं मैं घबरा ना जाऊं, मेरी आज मीटिंग है, कहीं वहां जाने पर मैं लड़खड़ा ना जाऊं, हकला ना दूं, कहीं मेरा लो कॉन्फिडेंस दिखाई ना दे जाए। तो पहले से ही जब आपके मन में इस बात की चिंता और डर बनने लगे कि अब अगली सिचुएशन में क्या होगा, कैसे मैं हैंडल करूंगा, कहीं मेरे फिजिकल सिम्टम ना आ जाए, या कुछ ऐसी बड़ी अनहोनी ना हो जाए जिसे मैं संभाल ना पाऊं, इस तरह से जब आप किसी एंजाइटी को एंटिसिपेट करते हो, केवल एक अंदेशा, केवल एक अनुमान लगाते हो, आपको केवल एक डर लगता है कि शायद मुझे एंजाइटी ना हो जाए, या एंजाइटी का कोई सिम्टम ना आ जाए, या एंजाइटी या किसी फिजिकल सिम्टम की वजह से कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मैं फेंट ना कर जाऊं, बेहोश ना हो जाऊं, कहीं मेरा चक्कर ना आ जाए, या कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं, या कहीं मेरा टॉयलेट ना निकल जाए। इस तरह से जब हम एंटिसिपेट करते हैं तो इस तरह की एंजाइटी को एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहा जाता है। मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप होने के बाद जब किसी सिचुएशन को, जिसमें कि आपका पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ है, जिसमें आप डर गए थे, उस सिचुएशन को लेकर पहले से ही आपके मन में ये डर बनने लगे कि ना जाने क्या बुरा हो जाएगा या एंजाइटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में जब आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने का सोचते हो या अवॉइड कर भी लेते हो, तो इस तरह की एंजाइटी को एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहा जाता है। और ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी कई तरह के अवॉइडेंट बिहेवियर्स का कारण बनती है। क्योंकि जब आपका कोई एक्सपीरियंस होगा, जब आपने पास्ट में ऐसा सोचा होगा कि वहां मैं जब गया था तो मुझे चक्कर आ गया था, उस जगह जाने से मुझे पैनिक अटैक हुआ था, तो मुझे अगली बार वहां नहीं जाना, अगली बार जब जाऊंगा तो मुझे फिर से वही बेचैनी और फिर से पैनिक की फीलिंग आएगी। तो इस वजह से आप काफी अवॉइडेंट हो जाते हो। इस तरह के जब कॉन्सिक्वेंसेज या मेंटल स्टेट आप एक्सपीरियंस करते हो, तो ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी में होता है। तो ये तो आप देखेंगे कि करीब करीब सभी एंजाइटी पेशेंट्स में कभी ना कभी इस तरह के एंटीसिपेशंस बन ही जाती हैं। और ये एंटीसिपेशन बनना ये भी इंडिकेट करता है कि किसी पेशेंट को जो एंजाइटी है अब वो क्रोनिक नेचर की बन रही है, क्योंकि काफी समय से एंजाइटी सिचुएशंस का एक्सपोजर करने के वजह से, कई अलग अलग सिचुएशंस का एक्सपीरियंस होने के बाद पेशेंट के अंदर कोई ना कोई डर बैठ ही जाते हैं। खासकर ये प्रॉब्लम तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब पेशेंट को एंजाइटी के साथ किसी तरह के फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हो। क्योंकि सिचुएशन को तो पेशेंट किसी तरह से बदल देगा। मान लो वो कोई दूसरे रास्ते से चला जाए या किसी के सपोर्ट से चला जाए, या वो सिचुएशन पर जाना ही बंद कर दे। पर फिजिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में आते हैं। कई बार तो घर से निकलने के साथ ही उनको फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने लगते हैं, और इन फिजिकल सिम्टम्स से डर कर पेशेंट और भी ज्यादा अपने बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करना बंद कर सकता है, अवॉइडेंट हो जाता है। और ऐसे में जब फिजिकल सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए महसूस हो तो पेशेंट को किसी फिजिकल बीमारी के होने का भी खतरा लगने लगता है। ऐसे में लोग कई बार डॉक्टरों के पास जाके कंसल्ट करते हैं, अलग अलग डॉक्टरों से मिलते हैं, अपने मन को आश्वासन देने के लिए किसी ना किसी तरह के मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं। तो इन सब चक्रों में भी पड़ जाते हैं, पर उनका जो अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेकर जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
जितना वो अपनी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं उतना ज्यादा उनके अंदर एंटिसिपेशन बढ़ता है। तो अवॉइडेंट बिहेवियर आपके एंटिसिपेशन को कम नहीं करता, वो उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। अब ये जो फिजिकल सिम्टम्स को लेकर हमारी जो जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस आ जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर में, इसे कहा जाता है इंटेरोसेप्शन। जैसे हमारे 5 तरह के सेंसेस होते हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील करते हैं। उसी तरीके से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारी एक छठी इंद्रिय होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, जिसे इंटेरोसेप्शन कहते हैं। मतलब हम सभी लोग अपने बॉडी के अंदर होने वाले सिम्टम्स या सेंसेशंस को लेकर भी अवेयरनेस रखते हैं। जैसे मैं अगर कहीं बैठा हूं और मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं उस दर्द को लेकर संवेदनशील हूं, महसूस कर सकता हूं। तो इस तरह का फीलिंग इंटेरोसेप्शन कहलाता है। या मैं अगर बहुत ज्यादा थक गया हूं, मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेजी से महसूस हो रही है, ये भी इंटेरोसेप्शन है। सर में दर्द होना, मांसपेशियों में तनाव आना, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होना, पेट में किसी तरह के लक्षण आना, सांस फूलना, गला सूखना, ये जो हम अपने शरीर के लक्षणों को लेकर जो हम जागरूक हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भांप पाते हैं लक्षणों को, इसे इंटेरोसेप्शन कहते हैं। अब होता यह है कि एंजाइटी पेशेंट्स के अंदर ये जो इंटेरोसेप्शन है, ये जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है, या ये कहें कि पेशेंट जो है अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेकर हाइपर सेंसिटिव होता है। मतलब पेशेंट के अंदर थोड़ा सा भी हार्ट बीट में चेंज आएगा, पेशेंट अगर मान लीजिए बैठा है और वो खड़ा हो गया और वो हल्का सा चलने लगा, चलते दौरान भी उसको महसूस होगा कि मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, कहीं ये किसी हार्ट अटैक का अंदेशा तो नहीं। पेशेंट क्या करता है कि वो अपने हार्ट बीट में आने वाले सडन चेंज को लेकर पहले तो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, फिर उसको लेकर एक रॉन्ग मीनिंग एसोसिएट करता है। मतलब हार्ट बीट तेज महसूस हुई, इसको एसोसिएट करेगा हार्ट अटैक से। तो पेशेंट अपने को किसी बड़ी बीमारी का पेशेंट मानने लगता है, या उसे लगता है कि ये बीमारी मुझे होने वाली है, हो सकती है, पहले से ही जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, मेडिकल टेस्ट करा लें, देख लें कि क्या हो रहा है, कहीं ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही। इस तरीके से पेशेंट और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट क्योंकि अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है या डरा हुआ है, और जितना ज्यादा उसको ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं उतना ही ज्यादा वो उनको एक्सपीरियंस करके डरता है और उससे अपनी बड़ी सी कोई बीमारी भी इमेजिन कर लेता है। इस तरह के विशियस साइकिल में, कुचक्र में पेशेंट उलझ जाता है, और इस तरह से उलझ जाने की वजह से पेशेंट की एंजाइटी उसको और ज्यादा बीमार बनाने लगती है, और ज्यादा पेशेंट जो है वो बुरी कंडीशन में पहुंचने लगता है। तो एक समझ में आया हमें टॉपिक एंटीसिपेटरी एंजाइटी, दूसरा टॉपिक रहा इंटेरोसेप्शन। और जैसा कि मैंने बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में इंटेरोसेप्टिव जो हमारी अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये इंटेरोसेप्शन केवल इतना ही काम नहीं करता कि बस हमारे को ज्यादा अवेयर करा रहा है बॉडी सिम्टम्स को लेकर, ये हमारे अंदर उसको किसी नेगेटिव इमोशन के साथ भी एसोसिएट करता है। मतलब उसकी प्रोसेसिंग का काम भी करता है। सिम्टम को हमने नोटिस किया और सिम्टम का क्या मीनिंग है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है सिम्टम, ये सब भी चीजें हमारे इंटेरोसेप्शन का पार्ट होता है। जैसे आप कोई चीज देखते हो तो केवल आप देख नहीं रहे हो, उसका एक मीनिंग निकाल रहे हो। जैसे आप YouTube पे मुझे देख रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये कोई इंसान बैठा है, कुछ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आप ये भी सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, मेरे चेहरे को पहचान रहे हो, मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ, मेरी वीडियोस अक्सर सुनते हो, तो आपको पता चल गया कि ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीजों की जो विजुअल लेवल पर या ऑडिटरी लेवल पर जो आप पहचान कर रहे हो, ये केवल देखने और सुनने से आगे की चीज है, इसको आप एक मीनिंग दे रहे हो। उसी तरह से जब आपके बॉडी में भी सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को भी आप एक मीनिंग देने की कोशिश करते हो, और अगर वो मीनिंग आपके डर के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो आपकी एंजाइटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग बड़ी कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं। हार्ट बीट तेज महसूस हुई, गले में ऐसा लगा कि सांस नहीं आ रही, लगता है कि हम मर जाएंगे, लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा मीनिंग पेशेंट खुद को देने की कोशिश करता है। अब पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया, दवा नहीं ली या डॉक्टर को विजिट नहीं किया, तो कुछ बुरा होगा और मैं मर सकता हूं, या हार्ट अटैक हो सकता है, या मैं बेहोश होकर गिर सकता हूं। कई तरह के पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। अब यहां देखें कि अगर हमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी को दूर करना है और अपने ये जो इंटेरोसेप्टिव परसेप्शन जो हमारी हो रही है इसको कम करना है, मतलब एंजाइटी पर कंट्रोल लाना है, तो इसके लिए कोई ना कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक लगानी पड़ेगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।
वैसे तो दवाइयाँ भी काफ़ी हेल्प कर देती हैं कई पेशेंट्स को, पर क्योंकि सिचुएशंस के साथ पेशेंट के काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, पेशेंट के दिमाग में, मेमोरी में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रजिस्टर हो जाते हैं, जहाँ पेशेंट किसी सिचुएशन में बहुत डर गया था, उसको लगा था मैं गिर जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा। पेशेंट के अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा उसके नेचर में, आदतों में पकड़ बना चुके होते हैं। तो ऐसे में कई बार दवाइयाँ थोड़ा बहुत एंग्जायटी कम करने में हेल्प तो करती हैं, पर पेशेंट के अवॉइडेंट बिहेवियर और ये दूसरे जो भी एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं, इनको दूर नहीं करते। ऐसे में सबसे ज़्यादा सबसे इफेक्टिव इलाज होता है साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। तो सीबीटी बहुत इफेक्टिव होती है इंटेरोसेप्टिव परसेप्शन के इफेक्ट्स को कम करने में और साथ ही एंटीसिपेटरी एंग्जायटी को दूर भगाने में। एंटीसिपेटरी एंग्जायटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के इश्यूज आते हैं। पहला तो ये कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बॉडीली सिम्टम्स को लेकर या एंग्जायटी के सिम्टम्स को लेकर, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह के सिम्टम को लेकर पेशेंट बहुत सेंसिटिव है। एंटीसिपेटरी एंग्जायटी को एंग्जायटी सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, मतलब पेशेंट एंग्जायटी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो वहीं दूसरा पहलू होता है कि पेशेंट अपने उन फिजिकल सिम्टम्स को क्या मीनिंग दे रहा है, कितना उसको लग रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा उसके साथ, कितना वो कैटेस्ट्रोफाइज कर रहा है, मतलब राई का पहाड़ कैसे बना रहा है। तो ये दो चीजें हमें इसमें दूर करनी जरूरी है, सेंसिटिविटी कम हो और पेशेंट उसको जो मीनिंग दे रहा है वो दूर हो जाए। तो यहीं पर हेल्पफुल होता है इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर। ये एक ऐसी एक्सपोजर की टेक्निक है, एक ऐसी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है जिसकी मदद से ये जो इंटेरोसेप्टिव परसेप्शन से होने वाले जो ओवर सेंसिटिविटी है एंजाइटी सिम्टम्स को लेकर, इसको दूर भगाया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा या आपने शायद प्रैक्टिस भी की हो कि फोबिया है, जैसे मान लीजिए किसी सिचुएशन का डर लगता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि धीरे धीरे आराम आराम से उस सिचुएशन को एक्सपोज किया जाए, मतलब उसको धीरे धीरे उसका सामना किया जाए। और जितना हम उस सिचुएशन को या उस ऑब्जेक्ट को सामना करने की ताकत बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हमारे मन से डर चला जाएगा और डर पर काबू आ जाएगा और फोबिया चला जाएगा। चाहे वो किसी भी तरह का फोबिया हो, चाहे वो सोशल एंजाइटी में किसी तरह का सोशल फोबिया हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, लिफ्ट को लेकर, हाइट को लेकर, बंद जगह को लेकर, क्राउडेड स्पेसेस को लेकर, जिसे कि एगोराफोबिया कहते हैं, किसी भी तरह का फियर हो, उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपोजर किया जाता है। और इस एक्सपोजर की मदद से पेशेंट धीरे धीरे समझ जाता है कि जिस चीज से वो बहुत डर रहा है, एक्चुअल में उससे डरने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना उसको डर लग रहा था कि कुछ बुरा होगा, वो उतना बुरा होता नहीं। तो एंजाइटी का एक्सपोजर क्या करता है, एंजाइटी को दूर तो कर रहा है, बट साथ साथ हमारे को ये भरोसा दे रहा है, ये आश्वासन मिल रहा है, एश्योरेंस आती है कि जिस चीज का हमें डर लगता है वो एक्चुअल में उतना भयानक कुछ होता नहीं। हमें जो फियर्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उतने ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलते नहीं। पेशेंट को लगता है मेरी हार्ट बीट अगर तेज होगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर एक बार पेशेंट के मन में ये आ जाए कि उसे हार्ट अटैक तो आ ही नहीं रहा, तो पेशेंट आश्वस्त हो सकता है और उसकी एंजाइटी और डर कम होगा। पेशेंट को अगर एक बार ये समझ में आ जाए कि वो उसको जो चक्कर आने का डर लगता है, चक्कर नहीं आ रहे बावजूद इसके उसने किसी तरह का एक्सपोजर किया, तो पेशेंट के अंदर ये चक्कर आने का डर भी हटेगा, एंजाइटी पर कंट्रोल भी आएगा। तो जैसे फोबियाज में अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपोजर करना पड़ता है, वैसे ही बॉडीली सिम्टम्स का भी एक्सपोजर करना पड़ेगा जब बॉडीली सिम्टम्स को लेकर पेशेंट डरता है बहुत। इसी को इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर कहा जाता है। और ये भी ग्रेजुअली किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है। एकदम से बहुत ज्यादा पेशेंट डर जाए ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं करते। ग्रेजुअल एक्सपोजर इसीलिए करते हैं ताकि धीरे धीरे पेशेंट ताकत जुटाए, धीरे धीरे अपने उस जो भी चीज का फोबिया है उसका सामना करने की हिम्मत आए और फिर अपने डर पर काबू ले आए। इसी तरह जब हम फिजिकल सिम्टम्स के साथ एक्सपोजर करेंगे तो वक्त के साथ डर दूर होगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि जिस चीज का डर है कि वो हो जाएगा और वो हुआ नहीं, तो पेशेंट डरना बंद कर देगा। अब ये कैसे किया जाता है? ये जो एक्सपोजर किया जाता है, इसको सुनकर बड़ा अजीब, बड़ा अटपटा लगेगा और ये एक्सपोजर शायद आपने सुना भी ना हो, क्योंकि ये बड़ा डराने जैसा एक्सपोजर थेरेपी लग सकती है। पर ये एक्सपोजर थेरेपी बहुत इफेक्टिव है और इसका साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है कि ये एक्सपोजर की टेक्निक काम करती है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स को जानबूझकर पैदा किया जाता है ताकि पेशेंट उनका सामना करे और उसे समझ में आ जाए कि जिस चीज का मुझे डर लगता है वो तो एक्चुअल में हो नहीं रहा। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को पैल्पिटेशंस का ही फियर आता है, जैसा कि एग्जांपल मैं अक्सर लेता जा रहा हूं। मतलब पेशेंट को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसको हार्ट बीट तेज हुई, अब कहीं ये हार्ट बीट का तेज होना किसी हार्ट अटैक का अंदेशा ना हो, उसका हार्ट जो है बिल्कुल फेल ना कर जाए, पेशेंट के मन में डर रहता है।
तो पेशेंट इसे संभालने के लिए जल्दी से किसी से एश्योरेंस लेता है, घर वालों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, अपना बीपी चेक करता है, बार-बार दिल पर हाथ रख कर देखता है, ईसीजी तक कराने जा सकता है, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। बड़े सारे उसको फ़ियर आ जाते हैं। अब इसका एक्सपोज़र कैसे होगा कि पेशेंट को कहा जाएगा कि आप सीढ़ियाँ उतरो और सीढ़ियाँ चढ़ो, जल्दी-जल्दी चढ़ो, उतरो और फिर आप सामने आके मेरे बैठो, मतलब ये थेरेपिस्ट मान लीजिए पेशेंट को करा रहा है और फिर हार्ट बीट को बढ़ाओ। हार्ट बीट को बढ़ाने के साथ आप उसके साथ थोड़ी देर के लिए बने रहो और धीरे-धीरे उसको आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि अब आप बैठ गए हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो हार्ट बीट का जो रेट है वो तो कम होगा ही। अब आप बताओ कि क्या आपको जिस चीज़ का डर लग रहा था वो हुआ एक्चुअल में? क्या आपको लग रहा था हार्ट अटैक आएगा? क्या हार्ट अटैक आया? पेशेंट इस तरह से 2, 5 या 10 मिनट लेगा और वो ऐसा देख पाएगा कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया। अब ऐसी एक और सिचुएशन करा दी जाए किसी दिन, मान लो पेशेंट को कहा कि ज़ोर-ज़ोर से कूदो या जल्दी-जल्दी एक कमरे में या किसी बालकनी में, छत पे कहीं ज़ोर-ज़ोर से चलो। एक जगह से दूसरी जगह तेज़-तेज़ स्पीड में चलो या नीचे कहीं रोड पर, गली में जल्दी-जल्दी चल के आओ। और ऐसे में जब पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ेगी, फिर से उसे कहा जाएगा, अच्छा थोड़ी देर बैठ के अब आराम करो, रिलैक्स करो। चाहे तो थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, हल्का-सा मेडिटेट कर सकते हो, हार्ट बीट पर जस्ट अपना फ़ोकस बना सकते हो। ध्यान दो अपने हार्ट बीट्स पर, उनको स्लो होता हुआ महसूस करो। धीरे-धीरे जब पेशेंट देखेगा कि उसकी हार्ट बीट्स शांत हो रही हैं और उसको जो डर लग रहा था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, वो हार्ट अटैक तो एक्चुअल में आया ही नहीं। तो ऐसे में पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस एक्सरसाइज़ पर उसका भरोसा बढ़ेगा और पेशेंट समझ जाएगा कि जिस चीज़ का उसको डर लग रहा था, वो एक्चुअल में सिर्फ़ उसके मन में था। उसने एक इंटरप्रिटेशन, एक मीनिंग दे रखा था और इस वजह से वो अपने को बहुत डरा लेता था। इस तरह की एक्सरसाइज जब पेशेंट अपने घर पे या थेरेपिस्ट के साथ कई बार करेगा, इसकी प्रैक्टिस करेगा और उसको एक बार और ये सब कर करके जब उसको आदत हो जाएगी, वो समझ जाएगा कि उसका जो डर है वो काफ़ी हद तक काल्पनिक है। उसके मन में बनाया गया डर है, उसकी एक फ़ॉल्स इंटरप्रिटेशन है जो वो दे रहा है खुद को, जबकि एक्चुअल में उसके हार्ट बीट के तेज़ होने का कोई कनेक्शन नहीं उसके हार्ट अटैक से। कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई डॉक्टर ने किसी मेडिकल टेस्ट में भी फाइंड नहीं किया, कुछ ऐसे डॉक्टर ने उसको कभी आइडिया भी नहीं दिया कि भाई तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है। मीडिया में कहीं देख लिया पेशेंट ने या इधर-उधर सुन लिया, इस वजह से पेशेंट ने अपने मन में ये डर बिठाया है। तो ये जो डर उसने अपने मन में बिठाया है, धीरे-धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे उसका हार्ट बीट का तेज़ होना और हार्ट अटैक होना, ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है जितना वो सोचता है। या उसका जो डर है, वही एक कारण है जो उसको बार-बार ये सुचवा रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है। फिर इसी के साथ थोड़ा-सा कॉग्निटिव वर्क किया जाता है। पेशेंट को नए तरह के मीनिंग दिए जाते हैं कि हार्ट बीट के तेज़ होने का क्या मतलब होता है? क्यों हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं तो हमारे हार्ट बीट तेज़ होते हैं? कुछ देर के अंदर वो फिर से रिलैक्स हो जाती है हार्ट बीट्स। क्यों अलग-अलग टाइम पर दिन भर में हम अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने लगते हैं? छोटी-छोटी हार्ट बीट्स को नोटिस करके हम क्यों इतने डर जाते हैं? थोड़ा पेशेंट को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अलग-अलग एक्टिविटीज़ में छोटी-बड़ी वजह से भी कई बार हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और पेशेंट को धीरे-धीरे अपनी जो सेंसिटिविटी है बॉडी को लेकर, हार्ट बीट्स को लेकर, ये भी कम करनी होगी, जिसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन या बेसिक सी ब्रीदिंग या योगा वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं, उनसे मदद मिलती है। तो ऐसे में जब पेशेंट का धीरे-धीरे अपने इन सिम्पटम्स पर कंट्रोल आएगा, एंग्ज़ायटी को इंड्यूस करने के बाद भी, पैदा करने के बाद भी वो देखेगा कि ये एंग्ज़ायटी जब चली जाती है तो कुछ बुरा होता नहीं। जब कुछ भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस या फियर्ड कॉन्सिक्वेंस से उसका जो कनेक्शन है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होगा, तो ऐसे में पेशेंट को अपने उस हार्ट बीट के सिम्पटम्स के साथ एक कंफर्ट आ जाएगा और पेशेंट डरना बंद कर देगा। इस तरह से बार-बार जब इंटेरोसेप्टिव एक्सपोज़र किया जाएगा तो पेशेंट का अपने बॉडीली सिम्पटम से फियर खत्म हो जाता है और ये बहुत इफेक्टिव टेक्नीक है और यही टेक्नीक पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है और उसे सिखाई जाती है। तो थोड़ा-सा असर बिहेवियर थेरेपी का और थोड़ा-सा असर कॉग्निटिव थेरेपी का। मतलब कॉग्निटिव थेरेपी जहाँ पर हम अपने विचारों को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर रहे हैं, अपनी जो इंटरप्रिटेशन है फिज़िकल सेंसेशंस की उसे बदल रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर हम क्या मीनिंग बनाते हैं, उसका क्या हमने अपने मन में एक धारणा बना रखी है, उसे बदलते हैं। साथ ही ये जो एक्सपोज़र है, ये हमारे बिहेवियर टेक्नीक का काम करते हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा और साथ ही जब मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग रिलैक्सेशन का यूज़ करेंगे, तो ये ओवरऑल पूरा जो ट्रीटमेंट का पैकेज है, ये पेशेंट को शांत करने में मदद देगा और इस तरह के जो बड़े ही भयानक से लगने वाले सेंसेशंस हैं, उनसे पेशेंट का डर कम होगा और उसको इस एंग्जायटी डिसऑर्डर के एक प्रकार का ये जो एंटीसिपेटरी एंग्जायटी वाला सिम्पटम है, इससे मुक्ति मिलेगी और पेशेंट के कंडीशन में काफ़ी रिलीफ आएगा और पेशेंट का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ेगा, उसको एंग्जायटी हैंडल करना आ जाएगा
और जैसे जैसे पेशेंट इस स्किल को लर्न करेगा वो अपने और कई दूसरे सिम्टम्स पर भी इसको जनरलाइज कर पाएगा, मतलब इसको और नए सिम्टम्स के मामले में इंप्लीमेंट करेगा और धीरे धीरे वो समझेगा कि कैसे वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता है और लॉन्ग रन में फिर उसे बार बार थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इस तरह से वो अपने किसी भी तरह के डर पर काबू हासिल कर पाएगा। तो ये आपसे इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सपोजर की टेक्निक डिस्कस करी। अच्छा, इसी तरह हम कोई दूसरे सिम्टम्स को भी टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को लगता है कि मुझे चक्कर आ सकते हैं, मैं गिर सकता हूं, तो इसके लिए क्या इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर होता है कि पेशेंट को मान लीजिए किसी एक रिवॉल्विंग चेयर पर बिठा दिया और उसको घुमा दिया या उसको कहा कि खड़े होकर गोल गोल घूमो और फिर एकदम से साइलेंट होकर खड़े हो जाओ। तो ऐसे में पेशेंट को चक्कर आएगा, उसको लगेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं, पर जब पेशेंट पाएगा कि वो गिर नहीं रहा, उसका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर, तो वो इन सेंसेशंस पर भी एक कॉन्फिडेंस और कंट्रोल हासिल करेगा। इसी के साथ मान लीजिए पेशेंट को लगता है कि उसकी ब्रीदिंग रुक सकती है, तो इसके लिए पेशेंट को कहा जाएगा कि नाक पकड़ लो, सांस रोक लो और थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट के लिए सांस रोक के रखो और फिर उसके बाद सांस लो। तो पेशेंट ऐसा देखेगा कि सांस रोकने के बाद भी मेरी सांस तो खत्म हो नहीं रही, मैं तो अभी भी जिंदा हूं, अभी भी सांस ले रहा हूं, तो पेशेंट का अपने ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे कई सारे अलग अलग सिम्टम्स को अलग अलग टेक्निक से टारगेट किया जा सकता है। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो और लोगों के साथ शेयर करना, आपके साथ दूसरों का भी थोड़ा फायदा होगा। नए तरह की टेक्निक है, शायद यूट्यूब पर सुनने को नहीं मिलेगी, पर ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है थेरेपीज के अंदर। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।